वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मोलैरिटी क्या होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। अगर आपने मोलैरिटी वाला वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हो और ताकि वो आपका कॉन्सेप्ट जो मोलैरिटी का है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, इस वीडियो में हम मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसे रिप्रेजेंट किससे करेंगे। इसके सिंबल की यदि हम बात करें तो मोल फ्रैक्शन को कहीं एक्स से रिप्रेजेंट करता है। एनसीईआरटी की आप अपनी बुक में देखोगे तो इसे एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन मोल फ्रैक्शन को एक और सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वो सिंबल कुछ ऐसा दिखता है। ये सिंपल एक्स है, इसे बोलते हैं खाई। इसका इंग्लिश स्पेलिंग तो CHI लिखते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन करते समय इसे हम खाई पढ़ते हैं। पास दो कंपोनेंट्स है। सपोज हमारे पास अगर दो कंपोनेंट्स हैं तो उसके लिए अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन जो अपना खाई होगा वो होगा मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। अब यहाँ पर मैं सिर्फ कंपोनेंट लिख रहा हूँ। जैसे कि अगर हमारे पास एक कंपोनेंट हो या फिर एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो किसी सोल्यूशन के अंदर, तो उसका अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन खा इक्वल होगा मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। कैसे होगा? सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई एक सोल्यूशन है। ठीक है, सोल्यूशन किससे किससे बनता है? तो सोल्यूशन बनता है सल्यूट से और किससे बनता है? सॉल्वेंट से। सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? सोल्यूशन। ठीक है, सपोज कर लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर जो सल्यूट है उसके n मोल्स हैं, तो इसे हम n सल्यूट लिखेंगे, ऐसे लिख रहे हैं। और इसके नंबर ऑफ मोल्स को n सॉल्वेंट लिखते हैं। N1 N2 भी लिख सकता हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ सिंपल लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो सपोज करो मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? सल्यूट का कि सॉल्वेंट का? ये पहला क्वेश्चन होगा अपना। तो सपोज करो पहले मोल फ्रैक्शन में सल्यूट का निकालता हूँ। तो अगर मोल फ्रैक्शन हम किसका निकालेंगे? सल्यूट का। तो देखो फार्मूला कैसे हो जाएगा। फार्मूला है मोल ऑफ वन कंपोनेंट। अगर सल्यूट का निकाल रहे हो तो सल्यूट को ऊपर रखना, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कहाँ होंगे? ऊपर होंगे, अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। अब टोटल मोल देखना है सोल्यूशन का, तो N1 N2 यानी जो सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल हैं इनको ऐड करेंगे तो ऑल हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा N सल्यूट प्लस N सॉल्वेंट। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर है? जिसका निकालना है उसको ऊपर रखना है, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखना है। ऐसे ही मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ऑफ। अगर आपको सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट के लिए कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इन सॉल्यूशन, यानी N सल्यूट प्लस N सॉल्वेंट। कैसे निकालेंगे? N सल्यूट अपॉन N सॉल्वेंट अपॉन N सल्यूट प्लस N सॉल्वेंट। एक चीज़ यहाँ पे देखो जो कॉमन मिलेगा, हर जगह कॉमन मिलेगा मोल फ्रैक्शन के फार्मूले में। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखना है। देखो सल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना था तो सल्यूट को ऊपर रखा। यहाँ पे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्वेंट को ऊपर रखा। नीचे तो सेम रहेंगे ना, जैसे जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट और सॉल्वेंट का एडिशन है, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन है, वो तो दोनों में सेम रहेंगे। यहाँ पर सल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन का मोल टोटल मोल और सल्यूट प्लस सॉल्वेंट टोटल सॉल्यूशन के अंदर मोल। तो बात वही है, ऊपर बदल कौन रहा है ये आपको समझना है। ऊपर वही बदलेगा जिसका आपको मोल फ्रैक्शन पूछेगा। ठीक है, अब इसको हम कई वे में भी लिख सकते थे। हम सपोज कर सकते थे कि हमारे पास कोई A और B कंपोनेंट हैं। ठीक है, और A के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो Na हैं, B के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं Nb हैं। तो इसका आप कर लोगे। एक बार देखो मैं क्या कह रहा हूँ। सपोज करो आपके पास कोई एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो कंपोनेंट हैं, A और B, दो कंपोनेंट हैं। A के नंबर ऑफ मोल्स Na हैं, B के नंबर ऑफ मोल्स Nb हैं। तो A का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? ऐसे लिखेंगे ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। जिसका मोल फ्रैक्शन लिखना है उसको उसके नंबर ऑफ मोल को कहाँ लेना है? ऊपर, यानी Na कहाँ रहेगा? ऊपर। Na अपन क्या हो जाएगा? Na प्लस Nb। ये A का निकल जाएगा। अगर ऐसे देता है तो
अगर बी का पूछ लेता है इसके लिए क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो बी के नंबर ऑफ मोल को इसके ऊपर रखेंगे, यानी हो जाएगा NB अपॉन Na प्लस NB, ये ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कुछ बदल नहीं रहा है, बस मैं आपको जनरल बस इतना बता रहा हूँ, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालिएगा उसका मोल ऊपर रखना है और टोटल जो सोल्यूशन के अंदर मोल हैं उनको कहाँ रखना है, नीचे रखना है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप अपने माइंड में हमेशा रखोगे, जैसे सपोज करो अपने पास यहाँ पे दो कंपोनेंट थे A और B, इन दोनों का अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स था, इनके मोल फ्रैक्शन खाई A एंड खाई B निकले, तो कहीं पर खाई A प्लस खाई B, इन दोनों का जो एडिशन होगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ये आप हमेशा लर्न करना अपने माइंड में, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, कि कोई भी सोल्यूशन है तो उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का जो एडिशन होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अब कहोगे कैसे 1 होगा सर, प्रूफ करिए, ठीक है प्रूफ कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, ले लिया, ठीक। अब देखो प्रूफ करते हैं कि खाई A प्लस खाई B इक्वल 1 होगा, ठीक है। कैसे होगा, कोई तो रूल होगा, ऐसे ही थोड़ी आप बोल दोगे जो बोल दोगे वो हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होता है, ठीक है, रूल से चलते हैं, ठीक है। देखो क्या है, खाई A प्लस खाई B, ठीक है। खाई A की वैल्यू क्या है, Na, मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें खाई A प्लस खाई B, x भी बोल सकते हो लेकिन मैं यहाँ पे खाई रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं इसलिए इसको यूज कर रहा हूँ, इक्वल 1 हमें यही लाना है, ठीक है। खाई A की वैल्यू क्या है बताओ, खाई A की वैल्यू है Na अपॉन Na प्लस NB, यही है, दिख रहा है, खाई A इक्वल Na अपॉन Na प्लस NB। खाई B की वैल्यू क्या है, NB अपॉन Na प्लस NB इक्वल क्या है, 1। अगर आप इसका LCM निकालोगे तो दोनों सेम है, जैसे आप मैथ में करते हो ना, जैसे अगर 2/4 हो प्लस 8/4 हो, अगर नीचे बेस सेम होता है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट आप जोड़ देते हो, 2 प्लस 8/4 कर देते हो, करते हो ना। अगर बेस सेम है तो यहाँ पे बेस सेम ले लेते हो, ऊपर डायरेक्ट जोड़ देते हो, तो वही यहाँ पर भी करेंगे, बेस दोनों सेम है तो बेस सेम ले लेते हैं, Na प्लस NB, ऊपर वाले को डायरेक्ट जैसे उसको जोड़ा ऐसे इसको भी जोड़ देते हैं, Na प्लस NB इक्वल 1। देखो Na प्लस NB दोनों कैंसिल, कितना आ गया, 1, तो यानी 1 इक्वल 1, ठीक है। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। यानी कि कहीं पर अगर खाई A प्लस खाई B मिलता है तो वैल्यू 1 होगा। अब खाई A प्लस खाई B उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे सपोज करो कि हमारे पास I कंपोनेंट हो, ठीक है। एक और देख लेते हैं, सपोज in a given solution I components are present, then अब देखो कोई हमारे पास एक सोल्यूशन, उसके अंदर I कंपोनेंट्स हैं, अगर फिक्स नहीं है I कितना है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, मतलब लिमिटलेस है, जितना चाहे उतना हो सकता है। तो इसके लिए मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो देखो मोल फ्रैक्शन इसका ऐसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ I इक्वल, तो जितने का निकालना है, अगर I का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका लेंगे, I। अब I का अगर हम ले लेंगे, ठीक है, तो I सपोज करो पता नहीं कितने कंपोनेंट से बना है, ये तो हमें पता ही नहीं है, यानी कि ये N1 हो सकता है, N2 भी हो सकता है, N3 भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो कहाँ तक जाएगा ये, Ni तक जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, खाई I Ni अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट 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 कहाँ तक, Ni तक। अगर इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, Ni अपॉन सिग्मा Ni, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये सिग्मा क्या है, सिग्मा Ni तक के टोटल मोल्स का एडिशन है। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक हम लेके जा रहे हैं ना, N1 डॉट N2 डॉट 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 Ni तक, जहाँ तक हमें लेना है, तो Ni तक का पूरा जो एडिशन होगा उसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथ में 10th में आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, इसे सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा का सिंबल है, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके लिए अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन के एडिशन की वैल्यू 1 लाने, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट, ऐसे इनके सभी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, यानी मोल फ्रैक्शन 1 निकालेंगे,
फिर मोल फ्रैक्शन 2 को निकालेंगे, फिर तीसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, फिर चौथा कोई होगा तो उसका भी निकालेंगे। ये कहाँ तक जाएगा बाबू? ये जाएगा मोल फ्रैक्शन I तक, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आएगी। मोल फ्रैक्शन का एडिशन जो होगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। ये मस्ट है और इसे आपको अपने माइंड में हमेशा रखना, ठीक है। तो ये था सिर्फ मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। अब इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इसे हम अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रखे हैं, चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पहला है इसे समझते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 25% वाटर, 25% एथेनॉल एंड 50% एसिटिक एसिड, ठीक है। सबसे पहले मैं बार बार जो एक ही बात कहता हूँ वो ये है कि सबसे पहले आप ये चेक कर लो न्यूमेरिकल्स में कि वो गिवन क्या क्या उसके अंदर दिया हुआ है और क्या आपसे पूछा है। ये दो चीज़ पहले आप कंफर्म कर लो कभी भी अगर न्यूमेरिकल्स देख लो तो, ठीक है। क्वेश्चन मैं पहला सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि हमारे पास कोई एक सोल्यूशन है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन के अंदर 3 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है वाटर H2O, ठीक है, एंड सेकेंड कंपोनेंट है एथेनॉल। एथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH, ठीक है। और क्या कह रहा है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यानी CH3COOH। ये 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है एक सोल्यूशन के अंदर, इनका अलग अलग परसेंटेज दे रखा है। वाटर कितना है? तो वाटर आपका 25% है। एथेनॉल कितना है? ये भी 25% है। एसिटिक एसिड कितना है? ये जो है अपना 50% है। ऐसे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? हमें H2O का मोल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन और एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन, यानी H2O, एथेनॉल और एसिटिक एसिड तीनों का हमें मोल फ्रैक्शन बताना है। तो मोल फ्रैक्शन बताने के लिए क्या चाहिए होगा? जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको फार्मूले में बताया था, हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। तीनों के अगर नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं तो जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल को ऊपर एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स को नीचे रख के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इन तीनों का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो यानी NH2O पहले निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स वाटर का। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है तो फार्मूला होता है W/M। W जो होता है वेट होता है, M जो होता है मोलर मास होता है। तो यहाँ पर तो कहीं वेट गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे जो अपना सोल्यूशन है वो 100 ग्राम का है। लेट अस एज्यूम द सोल्यूशन इज गिवन इज 100 ग्राम। ये 100 ग्राम है। अगर ये 100 ग्राम होता है, 100 ग्राम का 25% कितना होगा? 25 ग्राम। ये भी 25 ग्राम और ये कितना हो जाएगा? 50 ग्राम। यानी कि ऐसे अगर एज्यूम करते हैं तो हमें वेट मिल जाएगा। तो एज्यूम किया तो इसका वेट कितना मिल जाएगा? 25। 100 का 25% कितना होगा? 25 होगा। मास यानी कि मोलर मास का कितना होगा? वाटर का जो मोलर मास होता है वो होता है 18। बहुत बच्चे सोचेंगे 18 कहाँ से है? देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 16 + 2 कितना हो गया? 18, ठीक है। इसका ये मिल गया। डिवाइड अभी कर लेंगे। और सेकेंड किसका निकालना है? C2H5OH का। C2H5OH का, इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे? W/M। W की वैल्यू इसकी भी कितनी है? 25। M की वैल्यू इसके लिए क्या होगी? तो देखो ये C2H5OH है, तो C2 है, एक कार्बन का होता है 12, तो 12 टू कितना हो गया? 24। हाइड्रोजन यहाँ पे है 5, तो इसका 1 होता है तो 5 1 5 होगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 16। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 1। 24 25 24 और प्लस 5 कितना हो जाएगा? 29। 29 1 30 30 10 36 46, ये कितना हो गया? 46 हो गया, ठीक है। यानी कि C2H5OH का जो मोलर मास है वो कितना है? 46 है, यानी इसके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। अब क्या बचा? हमें निकालना है किसका? CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड का फार्मूला इसके लिए W/M। W की वैल्यू 50, इसके लिए M की वैल्यू क्या होगी? देखो कार्बन है तो इसका होगा 12, हाइड्रोजन इसका होगा 3, कार्बन होगा 12, ऑक्सीजन होगा 16 16 32, हाइड्रोजन कितना होगा? 1 2 1 2 3 2 5 एंड 5 3 8 एंड 8 2 10, 10 को 0 कैरी 1 3 1 4 1 5 1 6, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 25/18 है, 25 को अगर 18 से डिवाइड करेंगे अप्रोक्सीमेट 1.38 आएगा। 25/46 है, ये अप्रोक्सीमेट 14, ये आएगा 0.54। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे 50/60 तो ये भी अप्रोक्सीमेट आएगा 0.83, ठीक है। तो ये तीनों के आपको मोल्स मिल गए। ये क्या है? मोल्स हैं। ये इसका मोल,
ये इसका मोल और ये अपना तीसरे वाले का मोल। तो यहाँ से हम इसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन अगर आप H2O का निकालोगे तो H2O को मोल के ऊपर लो, बाकी तीनों का नीचे ले लो, यानी 1.38 अपॉन यह आ जाएगा 1.38 प्लस 0.54 प्लस 0.83, और जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा 0.50। ठीक है, ऐसे ही अगर सॉल्व कर रहे हैं C2H5OH को तो ये कितना है 0.54 अपॉन ये कितना है 1.38 प्लस 0.54 प्लस 0.83, और जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आएगा 0.19। कितना आएगा 0.19। ठीक है, अब थर्ड अपना बचा है, थर्ड यानी इसका निकालना, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3COOH। तो इसका लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.83 अपॉन 1.38 प्लस 0.54 प्लस 0.83। इससे जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा 30। अप्रोक्सीमेट मैं जस्ट अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूँ। अगर इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे, जैसे मैंने एक फार्मूला आपको बताया था ना, Chi1 प्लस Chi2 डॉट डॉट जितने भी कंपोनेंट्स हो सबका अगर मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो 1 आता है। तो तीन अलग अलग मोल फ्रैक्शन हो गए, तीनों को ऐड करोगे अप्रोक्सीमेट 1 आना चाहिए। कितना है ये आपका है 50, 0.50, फिर कितना है 0.19, फिर ये कितना है 0.30। इन तीनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 9, 5.639, 0.99 अप्रोक्सीमेट, क्योंकि यहाँ पे देखो डिवीजन में जो मैंने वैल्यू लिया है ये अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, तो अपना जो आंसर है वो सही है। तो ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसे मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, इसे कर दिया इरेज। ठीक है, अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इन एथेनॉल वाटर सिस्टम इज 0.25। व्हाट इज द परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ एथेनॉल बाय वेट ऑफ सोल्यूशन। देखो क्या क्या दे रखा है, कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल। आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल दे रखा है, यानी ऐसे लिख सकते हैं क्या C2H5OH मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल कितना दे रखा है 0.25 दे रखा है। ठीक है, और क्या है एथेनॉल वाटर सिस्टम है। ठीक है, और कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ एथेनॉल बाय वेट, यानी एथेनॉल का परसेंटेज वेट पूछ रहा है C2H5OH का, यानी कि मास परसेंटेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मास परसेंटेज पूछ रहा है कि इसका मास परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, वही पूछा है। अब दो चीज़ें दे रखी हैं, अब इन दोनों से निकालेंगे कैसे, मास परसेंटेज निकालना है। अब खाई की वैल्यू दे रखी है। एक चीज़ देखो, दो सिस्टम है, इसके अंदर एथेनॉल और वाटर है। क्या है, एथेनॉल और वाटर है। मैंने आपको कहा था अगर दो सिस्टम हो, जैसे मान लो अगर खाई एथेनॉल हो, एथेनॉल प्लस कौन हो खाई वाटर हो, तो इन दोनों का अगर मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। एथेनॉल का कितना दे रखा है 0.25 दे रखा है। तो क्या यहाँ से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर नहीं निकाल लोगे, निकाल लोगे, इसको उधर भेजो, तो इधर भेजोगे तो हो जाएगा माइनस, यानी वैल्यू कितना आ जाएगा 0.75, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर में यहाँ से मिल सकता है। तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल 0.75। ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे इन दोनों जो मोल फ्रैक्शन है C2H5OH और वाटर, तो इन दोनों का हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होगा। तो नंबर ऑफ मोल N1 N2 मान सकते हैं। ठीक है, तो C2H5 के जो मोल्स हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH, यानी एथेनॉल का कितना मान लेते हैं N1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O क्या मान लेते हैं N2 मान लेते हैं, N1 N2 मान सकते हैं। तो यानी यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमारे पास है खाई C2H5OH इक्वल, अब N1 किसकी ले रहे हैं C2H5OH की, तो ऊपर क्या लेंगे N1, नीचे क्या हो जाएगा N1 प्लस N2। ऐसे ही हमें क्या निकालना है, वाटर का निकालना है। तो इस बार अगर वाटर को ले रहे हैं तो वाटर का नंबर ऑफ मोल ऊपर लेंगे, वाटर का नंबर ऑफ मोल क्या है N2 है, तो हो जाएगा N2 अपॉन N1 प्लस N2। ऐसे आपको मिल जाएगा। एक चीज़ देखो, साफ साफ एक चीज़ दिख रहा है, अगर इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दें तो N1 N2 से N1 N2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, N1 अपॉन N2 सिर्फ बचेगा। तो वहाँ से N इक्वल W/M फार्मूला लगा के वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा खाई
C2H5OH अपॉन खाई H2O इक्वल C2H5 का ले रहा हूँ तो N1 अपॉन N1 प्लस N2। अब किसका ले रहा है H2O का, तो हो जाएगा N2 अपॉन N1 प्लस N2। N1 N2 से N1 N2 कैंसिल हो गया, क्या बचा N1 अपॉन N2 बचा। तो N1 क्या होता है, N1 जो होता है वो W/M1 होता है और N2 क्या होता है W2/M2 होता है। अब ये मत कहना कहाँ से आ रहा है, N इक्वल फार्मूला बद होता है ना W/M, तो N1 है तो W1/M1, N2 है तो W2/M2। तो यहाँ से ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, ये वाला चला जाएगा इसके पास, यानी क्या मिल जाएगा W1 इंटू M2 अपॉन M1 इंटू W2, वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH कितना है 0.25, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.25 अपॉन H2 का कितना है बताओ 0.75 इक्वल, ऊपर देखो W1 इंटू M2, W1 इंटू M2, नीचे क्या है M1 इंटू W2। थोड़ा ध्यान से देखना, W1 जो वेट है C2H5OH का है, W2 जो वेट है वो अपने पास कहाँ गया, वाटर का है। M1 M2 तो यहाँ से निकाल लोगे, M1 किसके लिए है, इसके लिए है, जो अपने पास यहाँ पे एथेनॉल है। ठीक है, तो एथेनॉल के लिए मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 24, 25, 5, 30, 46 होता है। तो वो हो जाएगा W1 मल्टीप्लाइड बाई M2, N1 का जो वैल्यू होगा N1, ये अपना N1 है ना, कहाँ गया C2H5OH अपना N1 है, तो N1 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 46। ये जो होगा अपना N2 होगा, इसके लिए N2 की वैल्यू क्या होगी 18 होगी। तो यहाँ पे सॉरी ये W होगा ना, ये सॉरी ये M1 होगा और ये M2 होगा। ठीक है, M1 की वैल्यू 46, M2 की 18, M2 की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दो 18 रख दो, और M1 की वैल्यू क्या है 46, तो हो जाएगा 46 इंटू W2। इसे आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1/3, यानी क्या मिल गया 1/3 इक्वल 18 W1 अपॉन 46 इंटू W2। तो इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा W1 अपॉन W2 इक्वल 46 उधर जा रहा है, तो हो जाएगा 46/3 इंटू 18, 3 इंटू क्या हो जाएगा 18, यानी क्या मिल गया, ये मिल गया 46/3 × 24 को 4 कैरी 2 3 1 3 एंड 2 5, यानी मिल गया W1 अपॉन W2 46/54। वैल्यू हमें मिल गई, मैं थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूँ, क्या मिला हमें मिला W1 इक्वल 46 एंड W2 इक्वल 54 ग्राम। ये इतना ग्राम मिला, ये इतना ग्राम मिला। तो अब W1 जो है वो C2H5OH का मास है। ठीक है, और उसी का क्या पूछा है मास परसेंटेज पूछा है, तो मास परसेंटेज यहाँ से निकाल लोगे 46/46 प्लस 54 मल्टीप्लाइड बाई 100, ऐसे ही मास निकालेंगे। तो अब दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 46/4 6 10 को 0 कैरी 1 5 4 9 1 10 100 इंटू 100, ये इससे कैंसिल आ गया 46%। आंसर क्या आ गया 46%। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो इसका आप चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करता हूँ। हो गया, ठीक, इसको कर देते हैं इरेज। देखो कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस कॉन्सेप्ट अपने क्लियर होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ Ki इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास परसेंट एक्वस ऑफ Ki इज 2.012 ग्राम पर लीटर। ठीक है भाई, अच्छी बात है। क्या कह दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, पूछा क्या है मोलैरिटी पूछा है। ठीक है, मोलैरिटी इक्वल क्वेश्चन मार्क। क्या कह दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी कितना दे रखा है 2.012 ग्राम पर ml दे रखा है। अब 20% कह रहा है Ki मास परसेंटेज के हिसाब से है, यानी मास परसेंटेज ऑफ Ki कितना दे रखा है 20%, वो भी मास बाय मास परसेंटेज से है। ये किससे है, मास अपॉन मास परसेंटेज। तो मास अपॉन मास परसेंटेज कॉन्सेप्ट के हिसाब से Ki इसके अंदर कितना परसेंट हुआ 20%। 20% का मतलब कितना ग्राम 20 ग्राम। Ki का जो वेट आया वो कितना आ गया 20 ग्राम। मोलैरिटी देखो अब हमें फाइंड करनी है, तो मोलैरिटी इक्वल फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल n की वैल्यू पता करने के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे W/M, और नीचे क्या है W की वैल्यू तो हमें यही मिल गई कितनी 20। m की वैल्यू मोलर मास कितना होगा Ki का, तो K का देखो वो 39 होता है और इसका होता है 139
इसका अप्रोक्सीमेट 127 कितना 9 10 16 6 कैरी 1 3 2 5 6 166 होता है। तो ये हो जाएगा 166 अपॉन वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वैल्यूम पता करना है तो डेंसिटी इक्वल फार्मूला होता है बाबू मास अपॉन वैल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वैल्यूम। तो टोटल देखो अगर 20% मास बाई मास से सोल्यूशन है तो सोल्यूशन टोटल कितने मास का होगा? 100 ग्राम का होगा। 100 ग्राम है तभी तो 20% का 20 ग्राम आया है, यानी कि मास जो है सोल्यूशन का वो 100 ग्राम है। वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर वैल्यूम हमें पता करना है, ठीक है, वैल्यूम पता करना है। डेंसिटी क्या दे रखी है? 2.012, ठीक है, तो डेंसिटी की वैल्यू रख देते हैं 2.012 इक्वल 100 अपॉन वैल्यूम। तो वैल्यूम निकालेंगे कितना हो जाएगा 100 अपॉन 2.012, इससे सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेट 49.7 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 49.7। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं कितना 49.7, लेकिन ध्यान दो इसको हमें लीटर में चेंज करना है, यहाँ पे ml में है, 10⁻³ यहाँ पे कर देते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं तो कितना हो गया? ये हो गया 20/166 मल्टीप्लाइड बाई 49.7 इंटू 10⁻³ ऊपर चला गया, कितना हो गया 20 इंटू 10⁻³ अपॉन 166 इंटू 49.7, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.77, और ये अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको ये मोल फ्रैक्शन का टोटल कॉन्सेप्ट और ये न्यूमेरिकल्स समझ में आए होंगे। बच्चे, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।